पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन बेंगलोर में किया गया। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, ये सूचना भी है। और साथ ही में यहां प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2024 हेतु यह किस राज्य में होना प्रस्तावित है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच में बेंगलोर, इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और संबंधित मंत्रालय भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इंडिया एनर्जी वीक जो इस बार आयोजित किया गया था, इसकी थीम क्या थी? ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन, यानी कि समृद्धि, सहयोग और संक्रमण, ये इसकी थीम थी। इसका मतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र में जो हमारे आगे बढ़ने के विकल्प हैं, नई ऊर्जाएं हैं, उनके लिए क्या सहयोग होना चाहिए, विश्व के साथ क्या प्रौद्योगिकी सहयोग होना चाहिए, और ट्रांजिशन, संक्रमण, यानी जो परंपरागत ऊर्जा के विकल्प हैं उनसे नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों की तरफ जो संक्रमण हो रहा है उसको यहाँ पे संबोधित किया गया था। और वर्ष 2024 के लिए ये गोवा, इंडिया में प्रस्तावित है। तो इस बार के लिए भी पूछा जा सकता है और अगले साल का दोनों पूछा जा सकता है, दोनों याद रखिएगा। इस बार कर्नाटक, बेंगलुरु, और अगले वर्ष गोवा में ये होना प्रस्तावित है। थीम भी इस बार की याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें साथ साथ में पहल प्रारंभ की गई थी। जैसे एक अनबॉटल पहल प्रारंभ की गई थी जिसमें ऐसे कपड़ों का प्रयोग किया गया था जो कि प्लास्टिक रिसाइकिल करके प्रयोग किए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऐसे वाहन हैं जो हरित ईंधनों का प्रयोग करते हैं, उनकी रैली भी निकाली गई। तो बहुत सारे कार्यक्रम इस इंडिया एनर्जी वीक में संचालित किए गए थे, ऑर्गेनाइज्ड हुआ था बेंगलुरु में, नेक्स्ट ईयर 2024 में गोवा में। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में समाचारों में चर्चित उच्च दबाव, उच्च तापमान, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर विधि और रासायनिक वाष्प जमाव यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि का प्रयोग निम्न में किस हेतु किया जाता है? तो हाल ही में चर्चा में क्या था? प्रयोगशाला में हीरो का निर्माण। तो प्रयोगशाला में हीरो के निर्माण के लिए HPHT विधि और CVD विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे होते हैं, इनके जो भौतिक गुण हैं यानी जो फिजिकल इनकी विशेषताएं हैं, इसके साथ में जो इनकी रासायनिक विशेषताएं हैं, और इसके साथ में इनके जो ऑप्टिकल गुण हैं यानी जो दृश्यमान विशेषताएं हैं, वो एकदम प्राकृतिक हीरे के समान होती हैं। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में किन क्षेत्रों में ये प्राकृतिक हीरो के समान है? तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और ऑप्टिकल गुण के संदर्भ में ये प्राकृतिक हीरो के ही समान है। अब जो सामान्यतः प्राकृतिक हीरे होते हैं उनका शेप हमें ऑक्टाहेड्रॉन के रूप में मिलता है, सामान्यतः 8 डायरेक्शन होता है। लेकिन जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर विधि से बनाए जाते हैं वो क्यूबोटोथेड होता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चित उच्च दबाव, उच्च तापमान HPHT विधि यानी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर विधि और रासायनिक वाष्प जमाव विधि यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि का प्रयोग निम्न में किस हेतु किया जाता है? तो बहुत सारी प्रौद्योगिकियां जो चर्चा में थी वो यहाँ विकल्प में दी गई, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर है आपका प्रयोगशाला में हीरों का निर्माण। तो जो प्राकृतिक हीरे होते हैं उनके समान ही जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे होते हैं, उनके भौतिक गुण यानी फिजिकल कंपोनेंट्स उनके, और उनके रासायनिक गुण यानी केमिकल कंपोनेंट्स उनके, और इसके अलावा उनके ऑप्टिकल गुण यानी प्रकाशिकी संबंधित जो चमक संबंधी और कटाव संबंधी गुण है वो भी सब समान होते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्राकृतिक हीरो से किन मामलों में समानता है? तो फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल तीनों गुणों में इनकी प्राकृतिक हीरो से समानता है। सामान्यतः जो प्राकृतिक हीरो होते हैं वो 8 डायरेक्शन के होते हैं, लेकिन हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर विधि से बनाए गए हीरे 14 डायरेक्शन तक कट हो सकते हैं इसमें। और जो केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि से बनते हैं वो 1 डायरेक्शन उसमें ग्रोथ होती है। तो सामान्यतः इनका जो आकार होता है वो क्यूब के आकार का होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत हीरो का एक केंद्र है। और जो प्राकृतिक हीरो के बजाय प्रयोगशाला में निर्मित हीरो का आगे जो बाजार है वो $10 बिलियन तक अगले 10 वर्षों में बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके की तकनीकी का विकास करके भारत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है। बजट में इसके लिए भी घोषणा की गई है और हाल ही में एक केंद्र इसमें जो बनाने की प्रस्तावना की गई है वो कहाँ की गई है? IIT मद्रास में। नाम जरूर याद रखिएगा, अगर संस्थान का नाम पूछता है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है प्रयोगशाला में निर्मित हीरों के लिए भारत का केंद्र, तो IIT मद्रास में। अगला प्रश्न आपका, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो चूंकि उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, इनका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में है तो इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो भी आयोजन होते हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, उनसे अधिकतर प्रश्न बनते रहे, तो इस बार भी इसकी संभावना है। अगला प्रश्न आपका, दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत ट्रेन का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया जा रहा है? तो ये जो 2 शहर हैं वो हैं मैसूर और
चेन्नई, ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से सूचना है। और साउथ इंडिया की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो मैसूर और चेन्नई के बीच में चलाई जा रही है। अब अगर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की पूछी जाए तो नॉर्थ इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली चलाई गई थी। ये भारत की भी पहली वंदे भारत है और उत्तर भारत की भी पहली वंदे भारत है, और यूपी के शहर से संबंधित है। दिल्ली से चलाई गई थी ये वाराणसी के लिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2023 हेतु संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित UNFCCC की COP28 हेतु अध्यक्ष चुना गया है? तो इस वर्ष जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है COP27 से। COP27 कहां पे हुई थी? इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुई थी। और अगले वर्ष जो ये COP28 होनी है, यानी 2023 में जो इस वर्ष होनी है, वो है कहां पे? वो आपकी हो रही UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। अब ये पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो इसका अध्यक्ष चुना गया सुल्तान अहमद अल जाबेर को। ये सुल्तान अहमद अल जाबेर हैं, ये काफी पर्यावरण में मामलों में एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के विकल्प आ सकते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रमुख हैं मोहम्मद बिन नायद अल नाहयान, तो इनका नाम दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गलत होगा। अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी एकदम गलत है। हालांकि मिस्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बार गणतंत्र दिवस के भी मुख्य अतिथि रहे थे, तो मिस्र से संबंधित जो मैप के क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैप के क्वेश्चन जैसे कि स्वेज कैनाल से आपका क्वेश्चन आ सकता है, रेड सी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे जो स्ट्रेट्स हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इजिप्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार COP27 भी हुई है पिछले वर्ष, और साथ में इस बार के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि रहे थे, तो इजिप्ट भी महत्वपूर्ण है। ये तथ्य आप याद करके रखिएगा। और इसके अलावा सलमान बिन अब्दुल अजीज, तो ये सऊदी अरब के किंग हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो नाम जरूर पता होने चाहिए क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार यहाँ पे। तो ये अलग अलग तीनों देश जो अरब कंट्रीज हैं मुख्यतः उनके सुल्तान और प्रमुख दिए हुए हैं, और जो चुना गया है वो कोई सुल्तान नहीं है, वो एक सामान्य मंत्री हैं वहां पे, सुल्तान अहमद अल जाबेर। हालांकि पर्यावरणीय मामलों में काफी सक्रिय रहते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है COP28 के लिए UAE के लीडरशिप में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दिवस और उनके मनाए जाने की तिथि के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो पहला है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस महत्वपूर्ण है, और ये गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जो उनकी शहीदी हुई थी उसको याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर ये एकदम ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी। तो ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया गया था, और इस बार की थीम जरूर याद रखिएगा, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और इसके अलावा जो तीसरा है वो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, ये लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो तीनों दिवस याद रखिएगा। कई बार केवल एक भी कोई पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रश्नों को एक में समाहित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि सभी इसमें सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा राजनीतिक दल विश्व का प्रथम पूर्णतः डिजिटल राजनीतिक दल है? तो भारत में भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव प्राप्त हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक सारे लोग जो हैं वो एक ऐप, इनकी जो सरल ऐप है वहां पे सभी लोग अवेलेबल हैं, कोई भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बीजेपी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और प्रथम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे वो थे चंदुपतिया जगन रेड्डी, यानी जगन रेड्डी जो के नाम से जो फेमस, आंध्र प्रदेश से, और AK पटेल गुजरात से। ये फर्स्ट MPs थे जो 1984 के चुनाव में जीते थे। और इसके अलावा जिस स्टेट में सबसे पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी, जहां CM बने थे वो था राजस्थान, और CM बने थे भैरव सिंह शेखावत। और पहले प्रधानमंत्री जो बीजेपी से बने थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो चूंकि पार्टी महत्वपूर्ण है तो इसलिए इनके व्यक्तित्व भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के किस शहर में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये कहां किया गया था? PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 11 से 12 नवंबर के बीच में वाराणसी में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो गंगा विलास चर्चा में है उससे भी प्रश्न बन सकता है, तो उससे संबंधित बंदरगाह और उसकी यात्रा को भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न आपका 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बॉनी गैब्रियल। अपने नाम करने वाली आर बॉनी गैब्रियल किस देश से संबंधित हैं? तो ये USA से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। विगत वर्ष हरनाथ संधू ने जीता था मिस यूनिवर्स जो भारत से थी, और इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका से आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है। दूसरे स्थान पर डोमिनिकन रिपब्लिक की सुंदरी रही, और तीसरे स्थान पर वेनेजुएला की।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के संदर्भ में सही कथन बताने, सत्य कथन चुनना है। वर्ष 2023 में पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। देखिए यहाँ पे 16 जनवरी तो ठीक है, लेकिन वर्ष 2023 में नहीं, पहली बार ये वर्ष 2022 में मनाया गया था। 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की, और उसके 7 साल जो है वो वर्ष 2022 में पूरे हुए। तो 7 साल मनाने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटिंग 7 ईयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया 2022 में पहली बार मनाया गया था। तो 2023 नहीं होगा, पहली बार 2022 में, लेकिन डेट सही है 16 जनवरी। अगला कथन, तो ये कथन हो गया गलत। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर। ये ठीक है, भारत में यूनिकॉर्न की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो सत्य कथन चुनना था, तो केवल दूसरा कथन सत्य, सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का 53वां संस्करण के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। तो पहला कथन यह है कि इसका आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यह गलत है, न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। कहां हुआ था? दावोस में, स्विट्जरलैंड, दावोस 2023 में हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी जो थीम है वो भी पूछी गई दूसरे कथन में। इस बैठक की थीम थी विभाजित दुनिया में सहयोग, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कथन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत। और असत्य कथन बताना है, तो केवल एक जो है वो आपका असत्य है। अगला प्रश्न, चरम मौसम की घटनाओं की सबसे सटीक भविष्यवाणी हेतु भारत को किस वर्ष तक डॉपलर मौसम राडार नेटवर्क द्वारा कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया? यानी पूरे भारत में हर शहर में इस तरीके के डॉपलर राडार लगाए जाएंगे ताकि चरम मौसम की घटनाओं के बारे में पहले से भविष्यवाणी हो और उससे संबंधित आपदाओं से निपटा जा सके। तो ये लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। यह आपका डॉपलर राडार है, इस तरीके से स्थापित किया जाता है, जो कि चरम मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताने हैं। पहला कथन है दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये आप देख सकते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज के बारे में ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें सबसे प्रथम स्थान पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये कथन हो जाएगा सही। भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। तो दूसरे स्थान पे रशिया, तीसरे पे चाइना और फोर्थ पे कौन है? अपना इंडिया। तो इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तो यहां पूछा गया है असत्य कथन, तो कोई भी असत्य नहीं, तो हो जाएगा ना ही 1 ना तो 2। और ये इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें शुरू के 3 देश जरूर याद रखिएगा और चौथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत है। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनने हैं। तो पहला है राजकीय पशु बाघ। तो ये गलत है, राजकीय पशु बाघ नहीं है। राजकीय पशु कौन है? हमारा बारहसिंगा। यूपी का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ये गलत हो गया। दूसरा राजकीय पुष्प पलाश, तो ये एकदम सही है, राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष बरगद, तो ये भी गलत है, बरगद नहीं है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। अशोक के पेड़ आपने देखे होंगे इस तरीके से लगे रहते हैं, फूल भी आते हैं इसमें एक सीजन में। तो अशोक है, बरगद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा राजकीय खेल हॉकी, ये एकदम सही है। अभी आप पूछना है सही सुमेलित, सही कौन कौन से हैं इसमें? दूसरा और चौथा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। बाकी इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलाने के लिए भी आ सकता है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना आवश्यक है। तो राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय खेल हमारा हॉकी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म बताने हैं आपको। तो पहला है गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी, ये सही है। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ काफी फेमस है, तो ये भी सही है। तीसरा महर्षि दुर्वासा आश्रम, तो ये वाराणसी में नहीं है, ये आपके प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, सही सुमेलित बताना था, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और गुरु सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। हार्दिक धन्यवाद।